सो गुड मॉर्निंग अगेन। लेक्चर ऑन डिमांड सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेक्चर ऑन डिमांड सीरीज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि छात्रों को जो भी समस्या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आ रही है, छात्र खुद उस टॉपिक को बताते हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड है उसमें मेंशन करते हैं, और जो भी टॉपिक उनको लगता है कि इस पे उन्हें और लेक्चर या और ज्यादा नॉलेज मिलनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, वो अपने फैकल्टी मेंबर से कम्युनिकेट करते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक पे लेक्चर रिकॉर्ड करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का, उसमें रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर सकें। उसी श्रृंखला में आज का जो टॉपिक जो स्टूडेंट्स ने रखा था, एक्चुअली वो टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम कंडीशन और सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमम कंडीशन था। बट द प्रॉब्लम वाज दैट द टॉपिक दैट वाज गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम। अब जिस प्रकार से आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए हम लोगों ने कुछ और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंक्लूड किया है। वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो बेसिकली उन्हें फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम और सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिमम को समझने में मदद करेंगे, और उन टॉपिक को समझने के बाद ही उनके लिए ये आगे के इकोनॉमिक टॉपिक्स जो फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम और सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमम है उसे समझने में सहायता होगी। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन से या डिग्री ऑफ इक्वेशन से। सो डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक टर्म इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ द अननोन। हम जब एक एल्जेब्रिक टर्म की बात करते हैं, अलजेब्रा की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो बराबर किसके है? पावर ऑफ द अननोन के। अब ये पावर ऑफ अननोन क्या है? सपोज यहाँ पे 3x, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3x लिखा हुआ है, तो 3x में 3 आपकी नोन वैल्यू है और x आपकी अननोन वैल्यू है। जब हम सिर्फ x लिखते हैं तो x लिखने का मतलब होता है कि x टू द पावर ऑफ 1। So this is 3x, but this is not just 3x, this is 3x to the power of 1. तो जब हम डिग्री ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो अननोन वैल्यू का पावर डिसाइड करता है कि वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है या थर्ड डिग्री इक्वेशन है। सो इस फर्स्ट केस में जहां पे 3x लिखा हुआ है, जिसका कि मतलब 3x टू द पावर ऑफ 1 है, दिस इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। जितने भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो सारे इक्वेशंस फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू, x का पावर 1 से एक्सीड नहीं करता। अगर हम दूसरे लेवल पे जाएं तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये है जहां पे x की पावर 1 ना होके 2 है। सपोज यहाँ पे 3x टू द पावर ऑफ 2 लिखा है, तो 3x टू द पावर ऑफ 2 का मतलब है कि इट इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यानी कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो सब सेकेंड डिग्री इक्वेशंस होते हैं। और इसी प्रकार से जब x की वैल्यू 3x टू द पावर ऑफ 3 है, ये तो वहां पे थर्ड डिग्री इक्वेशंस उनको कहा जाता है, और थर्ड डिग्री इक्वेशन सारे क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है जिससे हम लोग आज के लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम पे जाएंगे और सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमम पे जाएंगे तो यू विल बी नीडिंग दिस प्रायर नॉलेज ऑफ द फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, द सेकंड डिग्री इक्वेशंस एंड द थर्ड डिग्री इक्वेशंस। एक और टॉपिक है जो आपको उन कंडीशंस को जानने से पहले समझ में आना चाहिए, एंड दैट वर्ड इज डेरिवेटिव्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं टू नो अबाउट द रेट ऑफ चेंज। अब किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए, किसी भी ग्रोथ को स्टडी करने के लिए, किसी भी डिक्लाइन को स्टडी करने के लिए, इवन इन्फ्लेशन को स्टडी करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी करने के लिए हमें क्या जानना पड़ता है? रेट ऑफ चेंज जानना पड़ता है।
तो रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम अलग से है. नाउ these terms can be understood by knowing the instantaneous rate of change of the dependent variable in the function. अब इंस्टैंटेनियस चेंज का मतलब होता है जो चेंज इंस्टेंटली होते हैं, जो चेंज एक शॉर्ट टर्म में हो जाते हैं, जो चेंज तुरंत हो जाते हैं, उनको हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव्स का मकसद क्या है? डेरिवेटिव्स का मकसद ये है कि हम सपोज इकोनॉमिक टर्म्स हैं जैसे कि मार्जिनल ग्रोथ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स एटसेट्रा, प्रॉफिट्स हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है. इन सब के अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना है तो हमें डेरिवेटिव्स की आवश्यकता पड़ेगी. अब ये डेरिवेटिव्स क्या हैं, इसके डिटेल में अगर हम जाएं तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है डेरिवेटिव्स को फाइंड करने का, मैथ्स में उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन. जो पूरा का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फाइंड करने के लिए, उस प्रोसेस को कहेंगे डिफरेंशिएशन. और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता लगाएंगे उसको डेरिवेटिव्स कहेंगे. इसका मतलब यहाँ पे जब ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स मींस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. जब हम किसी भी रेट ऑफ चेंज को पता लगाते हैं इकोनॉमिक्स में, so these are known as the derivatives. And the branch of mathematics that is dealing with differentiation is known as differential calculus. इसका मतलब मैथ्स में अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता लगाने के लिए पूरा स्टडी करना है, कैसे पता लगाया जाता है या क्या मेथोडोलॉजी है, कैसे मेथड्स यूज करता है, तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस या प्रिपेयर करना पड़ेगा. और उसके बेसिस पे आगे चल के जब आप इकोनॉमिक्स के खुद एनालिसिस करने बैठेंगे, जब आपके सामने डेटा होगा और उस डेटा की खुद आपको एनालिसिस करनी है या आपको रिसर्च करनी है या आगे चल के पीएचडी करनी है, किसी भी लेवल पे कोई भी डेटा एनालिसिस अगर आपको करनी है और उस डेटा में आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी. तो दैट मींस हमने स्टार्ट कहां से करा? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हमने स्टार्ट किया है डिग्रीज ऑफ इक्वेशन से. आपको पता चल गया कि 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं और ये डिग्री x के जो पावर है उसके बेसिस पे डिसाइड होती है. अगर x टू द पावर ऑफ 1 है तो फर्स्ट डिग्री है, x टू द पावर ऑफ 2 है तो सेकेंड डिग्री है, x टू द पावर ऑफ 3 है तो थर्ड डिग्री है. उसके अलावा there is a process, there is a branch of mathematics that is dealing with finding out the instantaneous rate of change of the dependent variable in the function. Now let's proceed further. जब हम इसके डिटेल में जाते हैं, अभी हमने आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स का मतलब बताया कि डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कि इंस्टेंटली या बहुत जल्दी में अगर कोई चेंज होता है तो दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. अब डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स भी आपके लिए जानना जरूरी है. पहला टर्म है इंक्रीमेंट. अब आपको पता है कि अगर कोई चेंज होगा तो चेंज किसको कहते हैं? या तो कोई चीज बढ़ रही है या तो कोई चीज घट रही है. तो इस बढ़ने और घटने की प्रक्रिया को हम लोग जिस वर्ड में यूज करते हैं दैट इज इंक्रीमेंट. अब नॉर्मली लिटरल सेंस में जब हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ हम बात करते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज. बट जब हम डिफरेंशिएशन में इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट मींस बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज. यहाँ पे चीजें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं. तो इंक्रीमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि चीजें बढ़ रही. नाउ व्हाट इज इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू वैल्यू एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. आपको पता है कि चेंज किस प्रकार से होता है. सपोज फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल है. तो फर्स्ट लेवल पे अगर वैल्यू x है, सेकेंड लेवल पे x1 है, थर्ड लेवल पे x2 है, फोर्थ लेवल पे
सपोज x3 है, देन x4 है, देन x5 है। तो ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं। और ये चेंजेस क्या है, देयर इज अ न्यू वैल्यू एंड देयर इज एन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू किसको कहते हैं, जो पहले की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल पे वैल्यू x है और सेकेंड लेवल पे वैल्यू x1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट लेवल इज द इनिशियल वैल्यू एंड द सेकेंड लेवल इज द न्यू वैल्यू। इसी प्रकार से जब हम थर्ड लेवल पे चले जाते हैं और x की वैल्यू x3 हो जाती है, तो थर्ड लेवल पे जो x3 है दैट इज द न्यू वैल्यू, और सेकेंड लेवल पे जो x2 थी दैट वाज द इनिशियल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, कि आप न्यू वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो न्यू वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज न्यू वैल्यू, x2 यहाँ पे न्यू वैल्यू है और x1 आपकी इनिशियल वैल्यू है। x के पहले ये जो ट्राइंगल सा यूज किया हुआ है, इसको हम लोग कैलकुलस में डेल्टा कहते हैं। तो दैट मीन्स अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम चलें तो डेल्टा x इज इक्वल टू द न्यू वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू। तो जब न्यू वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू हम माइनस करेंगे तो ये दोनों तरफ से आ सकती है, या तो ये पॉजिटिव आएगी या तो ये नेगेटिव आएगी। अगर x की एक न्यू वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज्यादा है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर न्यू वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। Now, after increment, there is another term that is used is incremental ratio. Now, what is incremental ratio? After increment, you are studying incremental ratio. Incremental ratio is the ratio of increment in dependent variable and increment in independent variable. आपको पता है दो प्रकार के variables होते हैं, dependent variable होते हैं और independent variable होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, जो जिनकी वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट वैल्यू अपने आप में उनकी वैल्यू निर्धारण होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं और डिमांड फंक्शन में हम सपोज कह देते हैं डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई और प्राइस ऑफ गुड जेड, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि डी एक्स is the dependent variable because the value of dx is depending upon the values of px or py or pz or income or other things. तो इस केस में जब हम इंक्रीमेंटल रेशियो की बात करते हैं तो इंक्रीमेंटल रेशियो का क्या मतलब हो गया कि इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया कि आप दोनों इंक्रीमेंट निकालेंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंक्रीमेंट निकालेंगे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंक्रीमेंट निकालेंगे, और उनके ही रेशियो को हम इंक्रीमेंटल रेशियो बोलेंगे। तो दैट मीन्स दो टर्म्स हो गए, इंक्रीमेंट हो गया एंड इंक्रीमेंटल रेशियो हुआ। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब इसी में आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देयर इज अनदर टर्म दैट इज यूज्ड इज डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन। ये जितनी भी टर्म्स आप आगे चल के पढ़ते जा रहे हैं, ये सब अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम और सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमम को समझने में मदद करेगी, क्योंकि इसी पर्पज से ये सारी चीजें आपको पहले बताई जा रही है, क्योंकि इनको समझने के बाद ही आप फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम और सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमम को समझ सकते हैं। So, derivative of a function, what is the derivative of a function? The derivative of a function is the finite limit of incremental ratio of the function. अब आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि एक टर्म बार बार दूसरी चीजों में यूज होता जा रहा, अगर स्टार्ट में आपने इंक्रीमेंटल रेशियो स्टडी नहीं किया तो आप डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन नहीं समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं पढ़ा तो आप इंक्रीमेंटल रेशियो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेशियो को समझने के लिए इंक्रीमेंट समझ में आना चाहिए, और इंक्रीमेंट को समझ में आने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पता होना चाहिए। तो दैट मींस इट इज अ फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बेसिस पर ही इंक्रीमेंट कैलकुलेट हुआ, इंक्रीमेंट के बेसिस पे
इंक्रीमेंटल रेशियो कैलकुलेट हुआ, और इंक्रीमेंटल रेशियो के बेसिस पे हम अब आगे की डेफिनेशन, आगे की चीजों पे आ रहे हैं, एंड दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. So what is derivative of a function? Derivative of a function is the finite limit of incremental ratio of the function. अब what is a finite limit? Finite limit की जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो सपोज देयर इज अ स्केल, और आपको पता है कि स्केल किस तरह से वर्क करता है. देयर इज अ जीरो इन बिटवीन, और जीरो के बाद पॉजिटिव साइड में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर होते हैं, और जीरो के पहले नेगेटिव में नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5. तो ये जो जीरो की पोजीशन है, ये ऑप्टिमम पोजीशन है. तो जीरो की पोजीशन जब ऑप्टिमम पोजीशन है, तो जीरो के नजदीक जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनाइट लिमिट. दैट मींस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो. अगर कुछ चेंज आया है, कुछ इंस्टेंटेनियस चेंज आया है जीरो के लेवल पे, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, दैट लिमिट विल बी नोन एज द फाइनाइट लिमिट. सो when the change in independent variable in is very close to zero, then delta x is almost close to zero. Now if a change in the independent variable x results a corresponding change in the dependent variable y, then the incremental ratio in the limiting position gives the rate of change or average rate of growth at a particular point. दैट मीन्स जो चीज हम लोगों ने शुरू में बात करी थी कि इकोनॉमिक्स में हम लोगों को रेट ऑफ चेंज निकालना रहता है, तो वो रेट ऑफ चेंज हम यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के फॉर्मेट में निकालेंगे, एंड इट विल बी द फाइनाइट लिमिट. द चेंज विल बी स्टडीड फाइनाइटली. अब अनदर थिंग इज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. तो जिस प्रकार से आपने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, थर्ड डिग्री इक्वेशन पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव हम एक बार और रिमाइंड करा दें आपको, डेरिवेटिव वाज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. तो अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह पे आप फर्स्ट ऑर्डर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलेंगे तब भी सही है, और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रहे हैं तो आप टेक्निकली कैलकुलस के फॉर्म में इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं. अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं तो शायद आप इसको की जगह पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं. सो वी नो दैट the derivative of a function y is a function of x is denoted by dy upon dx. This derivative is called the first order derivative of function x. अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों है? आप डिग्री इक्वेशंस पे चले जाइए, तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या था आपका? जब y टू द पावर ऑफ x और x टू द y टू द पावर ऑफ 1 x टू द पावर ऑफ 1 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. वहां पर भी अगर x टू द पावर ऑफ 1 था तो इट वाज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उस केस में द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर dy dx is called the second order. यहाँ पे गलत टाइप हो गया, this is the second and this is not second order derivative, that is d square y and dx square. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया? अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बार फिर से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप एक डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है. इसी प्रकार से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा. इसी प्रकार से वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से होता रहेगा. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. So all these things related to purely mathematics. Now why we were studying all these things? हम इन्हें क्यों स्टडी कर रहे थे? क्योंकि आपका जो टॉपिक था, जो टॉपिक आपने डिमांड किया था, इनफैक्ट ये बहुत रीजनेबल था कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आए, क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है. तो इसलिए हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया है डिग्री ऑफ इक्वेशन और डेरिवेटिव्स का.
बहुत डिटेल में नहीं गए, बिकॉज यू नीड दैट इंफॉर्मेशन just to understand the first order and the second order optimum conditions. So now what is optimum conditions? Optimum वर्ड का मतलब क्या होता है? Optimum वर्ड का मतलब होता है कि हम अपने बेस्ट पॉसिबल को रीच कर चुके हैं, जो हमारे लिए बेस्ट था वहां पे हम पहुंच चुके हैं, या वी आर एट द पीक। अब जब हम अपने पीक पे होते हैं, हम अपनी टॉप पोजीशन पे होते हैं, तो टॉप पोजीशन से सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं। या तो टॉप पोजीशन से हम डिक्लाइन करेंगे, और टॉप पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते हमने इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या है कि टॉप पोजीशन इज द मैक्सिमम, वहां पे अब इंक्रीज की कोई संभावना नहीं है, वहां पे कोई डिक्रीज की संभावना नहीं है, हम ऑप्टिमम कंडीशंस पे पहुंच चुके हैं। सो नाउ वी शैल यूज द डेरिवेटिव्स टू लोकेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब क्यों हमने वहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टडी किया? क्योंकि ऑप्टिमम कंडीशंस ये कह रही हैं कि हम डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एक फंक्शन की पता लगाने के लिए। जिस प्रकार से हमने आपसे बोला कि ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती हैं, यू आर एट मैक्सिमम। अब मैक्सिमम और मिनिमम, आप या तो मैक्सिमम पे होंगे या तो मिनिमम पे होंगे। मिनिमम का मतलब अब इससे नीचे जा नहीं सकते, और मैक्सिमम का मतलब अब इससे ऊपर उठ नहीं सकते। तो जब हमें मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करना है, तो हमें डेरिवेटिव्स को यूज करना है। सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज टुगेदर आर कॉल्ड द एक्सट्रीम और ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। हम जब कंडीशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम या सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमम को स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि ऑप्टिमम, एक्सट्रीम और ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। एक्सट्रीम और ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यूज। जिस प्रकार से हमने आपको बताया, मैक्सिमम का मतलब हुआ अब उससे ऊपर नहीं जा सकते, मिनिमम का मतलब अब उससे नीचे नहीं जा सकते। Now, let's begin with the first order optimum condition. So, in case of first order optimum condition, when y is a function of x is maximum at a point say x is equal to a. अब x is equal to a का क्या मतलब हो गया कि a एक पोजीशन है जहां पे हम अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है। मैक्सिमम पोजीशन का मतलब है कि अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। नाउ अब a के पहले या a के बाद जो वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज कैसी होंगी? फॉर वैल्यूज स्लाइटली लेस देन a इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको पता है, जिस प्रकार से आपको बताया, मैक्सिमम पे पहुंचने के पहले के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे, क्योंकि आप जब बढ़ रहे हैं तभी आप मैक्सिमम पे पहुंच रहे हैं। जब आप बढ़ेंगे तभी आप मैक्सिमम पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ स्लाइटली लेस, स्लाइटली लेस क्यों यूज हुआ है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनाइट लिमिट। हम फाइनाइट लिमिट को पता लगाना मांग रहे हैं कि जो ए हमारी मैक्सिमम पोजीशन है, उससे थोड़ा पहले की पोजीशन क्या होगी। तो उससे थोड़ा पहले की पोजीशन क्या है? इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, उससे थोड़े से पहले की जो लेवल होगी, उससे जब हम और ऊपर बढ़ेंगे तभी हम मैक्सिमम पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। इसलिए इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। आपको इंक्रीमेंट के बारे में बताया था कि इंक्रीमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम a के मैक्सिमम के पहले की पोजीशन पे जा रहे हैं, तो दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि वहां से जब हम बढ़ेंगे तभी हम मैक्सिमम पे जाएंगे। तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव जस्ट बिफोर x इज इक्वल टू a। अब इसकी रिवर्स दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? for values slightly more that a। अब क्या है? मैक्सिमम के बाद की पोजीशन क्या होगी? मैक्सिमम के बाद की पोजीशन इंक्रीजिंग तो नहीं हो सकती। इंक्रीजिंग अगर होगी तो वो पोजीशन मैक्सिमम की नहीं होगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम के बाद की जो भी पोजीशन होगी, दैट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि मैक्सिमम के बाद आप डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आप मैक्सिमम की पोजीशन पे थे ही नहीं।
अभी आपको और ऊपर जाना था, तो मैक्सिमम पोजीशन का मतलब हो गया कि उसके बाद की जो भी पोजीशन होगी दैट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव, इसलिए उसका डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। दैट मींस अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो रहेगा मैक्सिमम के बाद का, वो डिक्लाइन करेगा। पहले चेंज पॉजिटिव रहेगा, चेंज के मतलब क्या है कि चीजें इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद चेंज नेगेटिव की तरफ जाने लगेगा जब आप मैक्सिमम पोजीशन से डिक्लाइन करेंगे। That this also shows that the incremental ratio, that is dy upon dx is equal to 0 is a necessary condition for a point to be maximum. जीरो क्यों है? जीरो इसलिए है कि जब वैल्यू आपकी मैक्सिमम पे है, तो मैक्सिमम का मतलब हो गया अब उससे ना तो आप ऊपर जा सकते हैं, उससे ऊपर कोई भी लिमिट पे आप नहीं। इसका मतलब क्या है? उस जीरो की पोजीशन के पहले की सारी पोजीशन इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसके बाद की सारी पोजीशन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दैट मींस द इंक्रीमेंटल रेशियो विल बी जीरो। Now this was the first order condition. Now what is the second order condition? Now let's concentrate on these two curves that are shown over here. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। अब ये जो टॉप कंडीशंस है, जो x की कंडीशंस हमने फर्स्ट में दी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जीरो वेयर dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि अगर इस लेवल की हम बात करते हैं, तो इस लेवल के पहले के जितने लेवल हैं ये सब इंक्रीज हो रहे थे, और इस लेवल के बाद के जितने लेवल्स हैं वो सब डिक्रीज हो रहे हैं। तो दैट मींस दिस पोजीशन वाज द ऑप्टिमम पोजीशन दैट वाज यूज्ड, और द फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम। मगर सेम कंडीशन ऑप्टिमम की इस केस में भी है। इस केस में क्या है कि जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमम ना होके मिनिमम है, बट इस केस में भी dy अपॉन dx आपका जीरो आ जाता है। जीरो इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके बाद इंक्रीजिंग है और इसके पहले की जो लेवल है वो डिक्रीजिंग है। तो जिस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन को फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमम में हम डिफाइन कर रहे थे, उसी प्रकार से जो सेकेंड ऑर्डर ऑप्टिमम कंडीशंस हैं उसका मतलब ये है कि हमें ये फाइंड करना है कि द पोजीशन वाज मैक्सिमम और द पोजीशन वाज मिनिमम। So going by this theory, however, as the picture illustrates, simply finding x where fx is 0 is not enough. सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर लेना इनफ नहीं था, but to conclude that x is the solution that maximizes or minimizes the objective function. सिर्फ x is equal to 0 पे पहुंच जाना sufficient नहीं था, मगर हमें ये पता लगाना जरूरी है कि ये पोजीशन कौन सी है, ये मैक्सिमाइजिंग पोजीशन है या मिनिमाइजिंग पोजीशन है। So in both the graphs the function attains a zero slope at x, but x is a maximizer in the left graph. लेफ्ट ग्राफ में x मैक्सिमाइजर है और राइट ग्राफ में x जो है वो मिनिमाइजर है। तो दैट मींस टू चेक whether x is a maximizer or minimizer, you need the second order optimum conditions, and for this you have to study the second order optimum conditions. So this was a brief description of the first order and the second order optimum conditions. Since you belong to basically you belong to art stream, otherwise it will be very good if you if all the economic student at least solve that differential calculus. डिफरेंशियल कैलकुलस आपको आगे चल के रिसर्च में बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपको हर चीज में चेंज निकालना है। अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है या आपको पीएचडी थीसिस लिखनी है, किसी भी प्रकार का कोई डेटा एनालिसिस करना है, तो आपको चेंज निकालना, और वो चेंज निकालने के लिए you will be needing the knowledge of differential calculus. So thank you very much, and keep posting topic so that we are able to give more and more on the topics suggested by you. Thank you very much.